हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और आज है मेरे साथ अर्चना सिंह मैडम, जो कि वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज हैं लखनऊ में। और ये प्रशासन के साथ मिलकर हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित कर रही हैं, स्वावलंबी बना रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं और मजबूती दे रही हैं ताकि वो अपने चैलेंजेस को अच्छे से पार कर पाएं। तो आज चलिए मिलते हैं, मैम से बात करते हैं कि कैसा रहा उनका सफर, कहाँ से यहाँ तक मैम पहुँच गई। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना गंभीर आप काम करती हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी चेहरे पे मुस्कान कैसे बनाए रखती हैं? क्या है इसका सीक्रेट? देखिए, इसका सीक्रेट यही है कि जब अंजलि जी एक महिला खुश होती है और अपनी खुशी व्यक्त करती है और हमें धन्यवाद कहती है, तो हमें लगता है कि जिस कड़ी में हम काम कर रहे हैं, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, उसके साथ एक मजबूत कड़ी और जुड़ी है और वही हमारी खुशी का राज होता है और वही हमें प्रेरणा देता है कि हम आगे और अच्छा काम करें। एक महिला की चेहरे की खुशी, उसकी मुस्कान और उसका परिवार मुस्कुराता है तो हमें मजबूत करना चाहिए। बहुत अच्छा मैम। और कहाँ, ये क्या है वन स्टॉप सेंटर? आप सबको बताएं ताकि जो महिलाएं नहीं जानती हैं, इसको यूज नहीं कर पा रही हैं, इसकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं, प्लीज बताएं कि वन स्टॉप सेंटर क्या है ये। मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं 2016 से महिला कल्याण विभाग में काम कर रही हूँ। वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार की एक योजना है। ये निर्भया केस के बाद जब देश में इतनी हलचल मची, लगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई नया कदम उठाया जाए, कुछ ऐसा हो जहां पर महिला को पुलिस स्टेशन, वकील या उसको चोट लगी है तो हॉस्पिटल या वो असुरक्षित जगह पे है तो उसको रेस्क्यू कौन करे, एक ऐसी सुविधा दी जाए जो एक ही छत के नीचे हो। और इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। सखी वन स्टॉप सेंटर भारत के सभी स्टेट में है। सभी, आप चाहे असम जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप हरियाणा जाइए, आप पंजाब जाइए, और उन सब का टोल फ्री नंबर 181 है और ये प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित है। आप 181 टोल फ्री नंबर डायल करेंगे और हमसे संपर्क करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी हिंसा ग्रसित महिला जो त्वरित सहायता चाहती है, उसका समाधान चाहती है, वो 181 डायल करे। हम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन रहते हैं। ये थाने की तरह ही बनाया गया है। ये ऑफिस कभी बंद नहीं किया जाता। कोई भी त्योहार हो, कोई भी संडे हो, कुछ भी हो, हम सबके लिए हर दिन वर्किंग डे होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। रात में 2 बजे भी अगर हमारे पास कॉल आती है कि कोई महिला असहज है, असुरक्षित है, तो वहाँ पर हमारी टीम पहुँच के उनको रेस्क्यू करती है और उनको सुरक्षित करती है। तो हर जगह आपको भी जाना पड़ता है? जी बिल्कुल। हर टीम इतना एक्टिव हो चुकी है कि हम फोन से कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा केस है, कोई बड़ा मसला है जहाँ पे बहुत चैलेंज आ रहा है टीम को भी, वहाँ मैं भी जाती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ऑफिस में ना बैठकर मैं फील्ड पे काम करूँ, क्योंकि मुझे फील्ड पे काम करना बहुत पसंद भी है। वैसे मेरा काम तो टोटली ऑफिस में ही बैठ के देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि फील्ड पे जाके हम उन गहराइयों को, उन तकलीफों को बहुत महसूस कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। वो शायद हम कार्यालय में बैठ के उतना महसूस नहीं कर पाएंगे। किस तरीके के केसेस ज्यादा आपको लगता है कि कौन से केसेस हमारे देश में ज्यादा हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, वो आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, केसेस पहले भी हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस अब ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या था कि इतने फोरम नहीं बने थे। जैसे अब पिंक बूथ भी हो गया है, थानों में महिला हेल्प डेस्क हो गया है, प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर खोल दिए गए हैं, परिवार परामर्श केंद्र है, 1090 है। तो इन जगहों पे पहले ऐसे फोरम नहीं थे, अब ये फोरम हो गए और महिलाओं को अपने अधिकार की जानकारी हो गई है। पहले महिलाओं को अपने अधिकारों की ही जानकारी नहीं थी, वो सिर्फ अपने कर्तव्यों में बंधी होती थी। उनको ये पता था कि हमारे बेटे के प्रति ये कर्तव्य है, हमारा पति के प्रति ये कर्तव्य है, और उनके क्या राइट्स हैं, उनको इसकी जानकारी। अब उनको अपने अधिकारों की जानकारी है और उनको ये लगता है कि अगर उनके साथ कुछ भी मारपीट हो रहा है, अगर कोई मेंटली हरस कर रहा है, तो वो एक हिंसा के अंतर्गत आता है और उसमें वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो अब रिपोर्टिंग की संख्या बढ़ गई है और देखा जाए तो हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें घरेलू हिंसा के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
हमारे पास करीब 70% केसेस जो आते हैं वो घरेलू हिंसा के आते हैं। मेरा पूछने का तात्पर्य ये भी था कि क्या महिलाएं अब हिम्मत करके कंप्लेन करने पे आ रही हैं? मतलब पहले सहती ही रह जाती थी घर की महिला और बाहर निकल के पुलिस तक नहीं जा पाती थी, तो क्या वो संख्या बढ़ी है? हाँ, वो संख्या बढ़ी है। महिलाओं को ये हो गया नहीं, महिला और पुरुष जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं हम। हिंसा कहीं भी इससे नहीं, जेंडर से नहीं है कि पुरुष है तो वो हिंसा कर सकता है, महिला है तो वो हिंसा जो है वो हिंसा ही होती है। तो अब महिलाओं को ये लगने लगा है कि वो जो एक थप्पड़ पड़ा है उनको, वो एक हिंसा है। अब उनको बर्दाश्त नहीं करना है, अब उनको वहीं पे उनको रोकना है। यानी कि अब ये जो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, जैसे मिशन शक्ति अभियान अभी चल रहा है, इसके पहले हमारा कवच अभियान बहुत बृहद रूप में चला, तो इससे सरकार क्या है, हर घर तक जा रही है, हर दरवाजे तक वो दस्तक दे रही है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो ये फोरम खुले हैं, आप वहां पर अपनी रिपोर्टिंग करिए, आप चुप ना रहिए। और उसके बाद भी अगर आपका केस चल रहा है तो भी सरकार का ये प्रयास है कि आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की बाल सेवा योजना है, जिसमें हर बच्चे की पढ़ाई के लिए, जिसमें अगर माता परित्यक्ता है यानी कि उसका डाइवोर्स भी हुआ है तो उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,500 रुपये महीना मिलता है। एक घर में 5,000 रुपये की इनकम आएगी तो मुझे लगता है उस बच्चे का स्कूल नहीं रुकेगा। तो सरकार की ये योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना है, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना पहुंच रही है, जो उसके लाभार्थी है उसका लाभ ले रहे हैं, उससे भी महिलाओं को मजबूती मिल रही। पहले महिला ये सोचती थी कि अगर हम घर से गए कहीं और रह रहे, नौकरी कर रहे, बच्चा हमारा हो सकता है हम अच्छी शिक्षा ना दे पाए, तो अब ये भी हमारे पास बहुत से ऐसे कानून भी आ गए, उनको इसकी जानकारी भी होने लगी है। जैसे राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, वो इसके तहत फॉर्म भर के किसी भी स्कूल में, अपने नजदीकी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो सरकार की जो ये योजनाएं हैं, इसका महिलाएं अब पूर्णतः लाभ ले रही हैं और उससे बहुत सशक्त बन रही है। उनके मन का ये डर खत्म हो गया कि हमारे पास छत नहीं होगी, हमें कहीं काम नहीं मिलेगा, हमें रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे ही आपके पास देखा जाए, आपने कितने हजार महिलाओं को जोड़ा है काम से, तो ये भी एक नारी सशक्तिकरण का बहुत उदाहरण है। आपके पास महिला आके एक मजबूती से सोचती है, हम अंजलि दीदी के पास जा रहे हैं तो हमें काम मिलेगा, हमें ये नहीं होगा कि हमारे पास छत नहीं होगी और बच्चे भूखे रहेंगे। तो ये भी इस दिशा में, पहले क्या होता था, महिलाएं दहलीज ही नहीं पार करती थी, तो घर के अंदर उनके साथ कुछ भी हो रहा है ये किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता था। मैम, सोशल मीडिया या साइबर क्राइम के भी केसेस महिलाएं यहाँ पर ला सकती हैं? जी, हमारे पास सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के भी केसेस आते हैं। देखिए, हमारा सभी से संयुक्त तत्वाधान से जुड़ा हुआ है। अगर महिला यहाँ पर आती है, हमारे पास केसेस बताती है, तो हम उसको साइबर थाने भेजते हैं या उसकी रिपोर्टिंग कराते हैं। अगर जो चीज़ें हमसे हैंडल हो सकती हैं, हमारी पुलिस यूनिट से हैंडल हो सकती है, वो हम देखते हैं, नहीं तो हम दूसरी जगह उसको अपने माध्यम से रेफर करते हैं। जैसे कि हम सब आपके बारे में जानते हैं कि आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से आई हैं, क्षत्रिय फैमिली से, और बहुत कम उम्र में आपकी शादी हो गई और वहाँ से आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, आज इस पद पर हैं आप। तो ये वहाँ से यहाँ तक का सफर, उसमें किसका योगदान आप सबसे ज्यादा आप देना चाहेंगी? मैंने एक अम्मा के बारे में भी सुना है, तो अम्मा के बारे में सबको बताएं ताकि वो भी एक इंस्पिरेशन हो दूसरी महिलाओं के लिए, दूसरी माताओं के लिए। कैसा रहा ये सफर? मेरी शादी, जैसे आपने बताया और आपने और भी इंटरव्यू में और मेरी आपसे बात भी हुई होगी, तो बहुत ही कम उम्र में हुई थी। मैंने इंटर पास किया था, उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो जैसे लोगों को लगता है कि अब शादी के बाद जीवन खत्म, बस एक परिवार है और बच्चा पैदा करना है और हमें परिवार देखना, वही जिम्मेदारी। लेकिन एक महिला अगर चाहे तो वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो खुद के अस्तित्व की पहचान कर सकती है कि वो खुद क्या है। और मेरी जब मैं 10th में आई तो तभी से मेरी ये सोच थी कि जब भी मैं आगे शादी करूं तो मेरी अपनी पहचान हो, मेरी आइडेंटिटी मेरे पति से, मेरे पिता से, मेरे बेटे से ना पहचानी जाए। मैं अगर अर्चना सिंह हूँ तो अर्चना सिंह के ही रूप में जानी जाऊं, लोग मुझे जाने कि हाँ, अर्चना को आप जानते हैं या नहीं। वही लेके मैं आगे बढ़ी। तो और मेरा एक लक्ष्य था, जब मैं परिवार में आई तो चूंकि एक कम उम्र थी, सोचती भी थी, पता नहीं लोग शादी का एक लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि शादी के बाद चीजें खत्म हो जाती है, परिवार ही होता है।
क्योंकि मैं जिस परिवार में आई वहाँ मेरे घर वालों ने पति के रूप में पति ना चुनकर जीवन साथी चुना था मेरे लिए। तो उनका बहुत सहयोग रहा, और साथ में जो मेरी सासू माँ थी जिनको हम लोग अम्मा कहते थे, और वो सच में मैं शायद मायके वाली माँ को भूल के उनमें हो गई, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जिंदगी शादी और परिवार एक अलग है, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी अपनी खोज वो अलग है, और उन्होंने मुझे उसमें बहुत आगे बढ़ाया। मानसिक रूप से सपोर्ट देना ही सबसे बड़ी मजबूती होती है एक महिला की। तो उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, MA किया, MSW किया, लॉ किया, और अभी मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की पार्ट टाइम PhD की छात्रा भी हूँ। तो साथ में वो भी चल रहा है। और आपको जैसे पता है कि मेरे 2016 से मैंने कार्य के दौरान ही मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी पुरस्कृत किया गया, नारी शक्ति पुरस्कार। आपके साथ भी एक पुरस्कार मैंने लिया गवर्नर मैडम से। तो इस तरह से पुरस्कार तो ये होता है कि आप जब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक प्रोत्साहन मिलता है, और खासकर महिलाओं को जरूर ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इससे दूसरी महिलाएं भी प्रोत्साहित होती हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ टीवी में देखा, शायद वो 10th की मेरी जो छवि वो दिमाग में बैठी कि अगर ये टीवी पे आ सकती हैं, इनके भाषण आ सकते हैं, तो मैं भी आ सकती हूँ। तो वही जो जुनून था, वही देख के मेरे दिमाग में मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, और यही वहां से यहाँ तक का सफर मेरा है कि आज कोई भी मुकदमा है, कोई भी केस है, तो मुझे डर नहीं लगता। बस ये लगता है कि किसी महिला के साथ न्याय होना चाहिए, और उस लड़ाई में मैं खुद लड़ती हूँ। और कुछ 2016 से अभी तक का ऐसा रहा कि मैं 5 से 6 केसों में मैं खुद वादी बनी हूँ। तो और हाई कोर्ट के बहुत चक्कर काटते रहते, तो उसमें बहुत धमकियां भी रहती हैं, आपको देख लिया जाएगा। कई बार कुछ हादसे हुए भी जीवन में ऐसे। तो ये नहीं है कि आप उनको देख के पीछे हट जाएंगे। उनको देख के जब मैंने ये नौकरी शुरू की तो मुझे यही लगा कि जीवन में 2 चीजों से आदमी डरता है, एक मौत होता है, एक जेल होती है। तो मैं उन दोनों चीजों को बहुत पीछे छोड़ के आई थी, और मुझे लगा था अगर कभी इत्तेफाक जेल भी हुआ, लोगों ने बहुत डराया, अरे मुकदमे में वादी बन रही है, आपको जेल हो जाएगा। तो हमने कहा वहां भी काम की बहुत जरूरत है। मैं अगर वहां भी जाऊंगी तो मैं कुछ अच्छा ही करूंगी, मेहनत ही करूंगी, काम ही करूंगी। तो इसी उसके साथ प्रेरणा के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दे रही हैं आप महिलाओं को। इनफैक्ट हम लोग, मैं अपनी स्टेज की भी बात करूं तो बहुत बार झिझक जाते हैं, रुक जाते हैं कि छोड़ो जाने दो, चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते जो चीज़ करनी चाहिए उनको कामों को करने के लिए। जो काम है काफ़ी रोज़ के रोज़ काफ़ी विषम परिस्थितियां आप देखती होंगी, काफ़ी दर्दनाक हादसे को फेस करती होंगी। तो संवेदनाओं और प्रोफेशनलिज्म को कैसे आप तालमेल बिठा पाती हैं? वहाँ पर रोना भी आ जाता होगा, लेकिन आपको मैडम भी बनना है, तो कैसे आप तालमेल बिठा पाती हैं? देखिए, एक पद पे बैठने से पहले मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक केस की 2.5 साल बच्ची का रेप हुआ जो मेट्रो के नीचे। उस केस को मैंने पूरा देखा था, उसमें पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा और उस व्यक्ति का इनकाउंटर भी हुआ। लेकिन किसी के इनकाउंटर से, किसी के पनिशमेंट से उस बच्ची का क्या, उसके जीवन को कैसे संवारा जा सकता है, जिसको एक जीवन भर का दर्द मिला, उसको ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहा है। या किसी भी बच्ची के साथ जब कोई ऐसी घटना होती है तो एक बार जो रात की नींद होती है वो हमारी भी उड़ जाती है और बड़ी बेचैनी सी होती है कि समाज में ऐसे भी दरिंदे हैं। एक अगर बड़ी बच्ची होती है और जहाँ कंसर्न होता है वहाँ समझ में आ रहा है कि कंसर्न से चीजें हो रही हैं, लेकिन एक 2.5 साल की बच्ची जहाँ पे लोग महिलाओं को दोषारोपण देते हैं कि महिला ने ऐसा किया, अरे बच्ची गलत होगी, उस बच्ची की क्या गलती थी? तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो हमें भी बहुत तोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर जब उस बच्ची को कुछ न्याय मिलता है, जैसे उसके ऑपरेशन में हम लोग पूरे टाइम रहे, उसके इनकाउंटर की जैसे पुलिस ने किया तो थोड़ा सा सुकून मिला, चलो एक दरिंदा तो इस समाज से कम हुआ। लेकिन इनकाउंटर कोई हल नहीं होता है, ये लोगों को बदलना होगा, लोगों को सोच बदलनी होगी, लोगों को समझना होगा। और हम अपने आप को मजबूत तब करते हैं कि फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर कोई नई चीज होती है और उसमें हमारा भी दिमाग अलग हो जाता है और हम नए जगह अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और काम की इतनी व्यस्तता होती है कि खुद उसी में चीजें सुलझ जाती है सब। कभी ऐसा हो कि काम और परिवार दोनों एक साथ आपको बुला रहा हो, तो आप पहले कहाँ जाएंगे? देखिए, चूंकि मेरा कर्म स्थल मेरी प्राथमिकता है,
परिवार भी मेरी प्राथमिकता है, लेकिन उससे पहले अगर हमने किसी चीज की जिम्मेदारी ली है, हम कहीं बैठे हैं, तो कर्म मेरी प्रधानता है और हम अपने कर्म को ही पहली प्राथमिकता देते हैं। परिवार में और लोग भी हैं, उन चीजों को वो और संभाल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कर्म स्थली में शायद वो जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो मेरी पहली प्रधानता है। तो मैम, वन स्टॉप सेंटर आपके लिए क्या है? वन स्टॉप सेंटर मेरे लिए बिल्कुल उसी तरह है जब तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ। जैसे एक माँ के लिए बच्चा होता है और उसका पालन पोषण इतने स्वस्थ तरीके से करता है कि उसको कोई रोग ना होने पाए, तो वैसे ही वन स्टॉप सेंटर को मैं इस तरह अभिसिंचित करती हूँ कि कोई भी यहाँ पर सवाल ना उठे और कोई भी महिला आए तो वो दुखी होकर ना जाए। अगर वो महिला सही है, उसके साथ चीजें हुई हैं, तो हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। मैं दर्शकों की तरफ से एक सवाल, आप बहुत से दर्शकों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पुलिस चौकी पे जाना और वन स्टॉप सेंटर में आने में क्या फर्क है? देखिए, पुलिस चौकी, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं, कहीं उनकी ड्यूटी, किसी की डेथ हुई, एक्सीडेंट है, वहां भी लगा है, कहीं गाड़ी लड़ी वहां भी लगा हुआ, कहीं आग लगी, तो उनके पास इतना सारा काम है। इसी को ध्यान में देते हुए भारत सरकार ने वन स्टॉप सेंटर में एक पुलिस चौकी की भी स्थापना की है। यहाँ भी महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है, जहाँ 2 महिला उप निरीक्षक हैं, 6 महिला कांस्टेबल है, एक पूरी यूनिट दी गई है और ये बहुत संवेदनशीलता के साथ उन चीजों को सुनती है और उनका जेंडर बिल्कुल क्लियर है। अगर महिला आई है तो हमें महिला को ही सुनना है और ये समझना है कि शायद एक लंबे समय के बाद जो निकल के आई है, अपना दर्द बता रही है, तो वो सही बता रही है, हमें उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। तो यहाँ की पुलिस भी बहुत संवेदनशील है और यहाँ पुलिस के पास नगर निगम से लेके सारे काम होंगे, जीने से लेके मरने तक। पर वन स्टॉप सेंटर में हम सिर्फ महिला की शिकायतें देखते हैं, तो हम पूरा टाइम उनको दे पाते हैं, इसलिए थाने से और वन स्टॉप सेंटर में फर्क है। तो क्या कोई महिला दूसरी महिला के लिए आती है शिकायत लेके, तो आप कैसे जजमेंट करते हैं? हाँ, कई बार हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि महिला दूसरी महिला के लिए आती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि महिला गलत नहीं हो सकती है, महिला भी इंसान है। अगर पुरुष गलत होता है तो महिलाएं भी गलत होती हैं, वो भी इंसान है। हम उसमें बायस होके ना चले कि महिला गलत नहीं कर सकती है, दोनों गलत कर सकते हैं। और जहाँ पे साक्ष्य, जो एविडेंस होते हैं, वो इसी के लिए होते हैं कि हम परख करें कौन गलत है कौन सही है। अगर महिला गलत है तो उसके खिलाफ भी मुकदमे किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ भी मुकदमे होते हैं। आपसे बस एक आखिरी सवाल, उन लड़कियों, महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगी जो हिम्मत करके हिम्मत ना कर पाने के कारण अत्याचार सहती रहती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, और इस डर से भी नहीं निकल पाती कि शिकायत करेंगे फिर रहना तो उसी घर में है, तो ऐसों को क्या कहना चाहेंगी? एक संदेश ठीक है, मैं उन लोगों को, उन महिलाओं को, उन बच्चियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि परिवार होता है, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त करना ये भी एक अन्याय है। और हम बाहर निकले और सबसे पहले हम अपनी शिक्षा को मजबूत करें। अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने अधिकार को भी पहचान पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा और हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, लेकिन हिंसा को ना ही बर्दाश्त करें। अगर हमारे साथ पहली बार भी कुछ हो रहा है तो उस पे एक बार हम ना जरूर बोले, उनको रोके जरूर। हम कुछ ना करें लेकिन एक फोरम पे जरूर जाए और बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है। और हो सकता है, कभी कभी होता है कि डीवी के केसेस में हमने देखा है कि महिलाएं कहती हैं नहीं हमें ससुराल ही जाना है और उनकी वहां पर हत्या कर दी जाती है। तो हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, हम अपने जीवन को जिए, अपने तरीके से उसे सार्थक बनाए, हिंसा बर्दाश्त ना करें। थैंक यू मैम, इतनी ज्यादा इंसाइटफुल टॉक के लिए बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सारी जानकारी मिली हमारी महिलाओं को, और आपका समय, मूल्यवान समय के लिए मैं ज्योतवाली अंजलि आपको थैंक यू करना चाहूँगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वन स्टॉप सेंटर में कोई भी जानकारी चाहिए हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूँगी, आप लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।